जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर 9 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल हम बात कर रहे थे कि अगर कोई भी हम खर्चा करें ना और वो खर्चा मुख्तलिफ हेड्स के अंदर हमें बेनिफिट दे तो उस खर्चे को उन हेड्स पे पोर्शन करना पड़ता है। जैसे पहली लाइन पढ़ें, इधर हमने पढ़ा था, एनी एक्सपेंडिचर दैट इज इनकर्ड फॉर अ पर्टिकुलर क्लास शैल बी एलोकेटेड टू दैट क्लास। इसका मतलब था सैलरी, वो जो ऊपर वाले सवाल में गिवन थी। फिर था कॉमन एक्सपेंडिचर, कॉमन डिडक्शंस, कॉमन अलाउंसेस विच रिलेट्स टू बिजनेस इंक्लूडिंग फाइनल बिजनेस इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट इनकम, जैसे एग्रीकल्चर इनकम है, shall be allocated to each class of income according to following formula। और फिर आगे फॉर्मूला बताया था। ये ग्रॉस रिसीट का मतलब था अभी खर्चे माइनस नहीं हुए, यानी सेल की बेसिस पे हमने खर्चों को पोर्शन करना था। ओके, और आगे कॉमन एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन थी, दैट इज नॉट क्लियरली एलोकेबल टू एनी क्लास ऑफ इनकम, जो कि किसी क्लास ऑफ इनकम से क्लियरली एलोकेबल नहीं है, तो उसको हमने कहा था कॉमन एक्सपेंडिचर। अच्छा, एक नीचे लाइन है पॉइंट 3 की आखिरी, ये ऐसे ही उसने डाल दी हुई है क्योंकि आपको ज्यादा इस चीज का कॉन्सेप्ट ये फाइनल में आएगा। बहरहाल जितनी हो सकी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अब एक बंदा मैक्सिमम कितनी इनकम्स कमा सकता है? कोई आपसे सवाल पूछे एक बंदा मैक्सिमम कितनी इनकम्स कमा सकता है, तो इन दिस रूल, इस रूल में क्लास ऑफ इनकम मींस पाकिस्तान एंड फॉरेन सोर्स इनकम। एक बंदा पाकिस्तान की इनकम भी कमा सकता है और कल हमने देखा था बाहर के मुल्क में जाके इनकम भी कमा सकता है। और आगे एक बंदा कौन कौन सी इनकम्स फर्दर कमा सकता है? सैलरी भी कमा सकता है, बिजनेस भी कमा सकता है। यार ये क्या लिखा हुआ है? इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस, इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस। ये ना बिजनेस की दो कैटेगरीज हैं। इधर अगर आप देखो, ये बिजनेस की दो कैटेगरीज हैं। एक है स्पेक्यूलेशन बिजनेस, इधर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये होगा नॉन स्पेक्यूलेशन बिजनेस। सर अब इसमें क्या फर्क है? अभी तक तो हम बिजनेस एक ही समझ रहे थे, तो भाई थोड़ा वेट कर लें, बिजनेस के चैप्टर में दोनों की डेफिनेशन मैं पढ़ाऊंगा। ये कुछ सट्टेबाजी का बिजनेस होगा, स्पेकुलेशन, देखेंगे इसको। प्लीज अभी कुछ सवाल ना पूछिएगा मेरे से इस बारे में। आगे, इनकम चार्जेबल अंडर द कैपिटल गेन, इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जैसे एग्रीकल्चर है। इनकम चार्जेबल है सेपरेट ब्लॉक इनकम। कल हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, उसका नाम है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो उसमें भी डिविडेंड की तरह सेपरेट रेट है। तो फिर मैं उसी वक्त बता दूंगा एक दो दिन में कि सेपरेट रेट वाली इनकम और फाइनल टैक्स में फर्क क्या है। ठीक है, तो सेपरेट ब्लॉक की मिसाल फिलहाल मैं ऐसे ही अपने समझने के लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लिख लेता हूं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। लेकिन प्लीज अभी आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह बड़ी डिटेल से बात होगी, कल परसों में ये कवर हो जाएगा कि सेपरेट रेट इसके कैसे हैं, न्यूमेरिकल्स करेंगे इंशाल्लाह। और इनकम फॉलोइंग अंडर फाइनल टैक्स रेजिम, इसकी मिसाल लिख लें डिविडेंड इनकम। अब सवाल ये है कि हेड्स ऑफ इनकम भी यहां लिख दिए, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, हेड्स ऑफ इनकम भी यहां लिख दिए, और साथ उसने बाकी चीजें भी बता दी। ठीक है, अब जब साथ उसने मेरे भाई बाकी चीजें भी बता दी काफी सारी, तो बस अब जहन में याद रख लेना, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, एग्जेम्प्ट इनकम, सेपरेट ब्लॉक इनकम और फाइनल टैक्स इनकम। तो एक बंदा मैक्सिमम ये इनकम्स कमा सकता है पाकिस्तान में। अच्छा, ये कितनी नजर आ रही हैं आपको? ए बी सी डी ई एफ जी एच, कितनी बन गई? 8। लेकिन ये 16 है। कैसे? अगर ये पाकिस्तान में कमा रहा है तो 8 ये हो गई। ये सारी इनकम्स बाहर के मुल्क में भी कमाई जा सकती हैं, तो असल में ये 16 इनकम्स हैं। तो कहते हैं अगर आप कोई खर्चा पोर्शन करो ना, तो ज्यादा से ज्यादा इन हेड्स में पोर्शनमेंट हो सकती है, लेकिन सैलरी में हम आने वाले दिनों में आगे पढ़ेंगे पोर्शनमेंट नहीं होती। असल में सैलरी में खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं होती। बहरहाल प्लीज इसको वक्त के साथ देखेंगे। ऐसी किसी के जहन में कुछ सवाल आते तो इसलिए मैंने एड्रेस कर लिया कि विद द टाइम इंशाल्लाह हम चीजें देखेंगे। जहां तक चीज की जरूरत होती है इस चैप्टर में चलते हुए उस हद तक मैं बता देता हूं, उससे आगे अगर नहीं बताता तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह डिस्कस हो जाएगी। ओके, ये बात कल हमने पढ़ी थी यार। वाइल एलोकेटिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस एलोकेट करते हुए नेचर
एंड सोर्स ऑफ ईच क्लास मस्ट बी कंसिडर्ड। उसकी नेचर देखनी चाहिए, उसकी सोर्स देखनी चाहिए। आमतौर पे मेरे भाई हम नेचर और सोर्स वगैरह नहीं देखते, आमतौर पे ना हम सेल देख लेते हैं। तो खर्चे पोर्शन करने पड़े ना, तो हम आमतौर पे ना सेल की बुनियाद पे, जिस तरह कल हमने किए थे, सेल की बुनियाद पे खर्चे पोर्शन कर देते हैं, बजाय कि उसकी नेचर और सोर्स देखें। तो वो बहरहाल अगर आपको सेल वगैरह अवेलेबल ना हो किसी वजह से अभी, ये सेल की बुनियाद पे आपके ख्याल से पोर्शन करना बेहतर नहीं है, तो फिर आप नेचर और सोर्स देखो। कैसे? मिसाल इसकी ले लो, जहां सेल अवेलेबल ना हो, आपने ग्राउंड फ्लोर में दुकान बनाई हुई है, फर्स्ट फ्लोर पे आप खुद रह रहे हैं। अब घर में तो सेल हो नहीं रही, अब किसी ना किसी और बुनियाद पे देखना पड़ेगा, अब नेचर देखनी पड़ेगी। नेचर क्या होगी? दुकान पे तो 8 एसी चलते हैं, दुकान पे ज्यादा बिजली चलती है, दुकान 24 आवर ओपन है, कोई मेडिकल स्टोर हो फर्ज करो, और घर में तो एसी एक ही चलता है, वो भी रात को जब सोने लगते हैं तब चलता है। तो फिर नेचर देख के आप डिसाइड कर लो कितना खर्चा किसको एलोकेट करना है। अच्छा, इधर मुझे आप बता सकते हो जो कल हमने एग्जाम्पल किया है, इसमें खर्चों को किस बेस पे पोर्शन किया था? हाँ, एक्सेलेंट। कल हमने खर्चों को पोर्शन किया था सेल की बेस पे। 7 लाख थी कनाडा की सेल, उसमें 3500 के खर्चे माइनस किए थे, और 3 लाख थी पाकिस्तान की सेल, उसमें आपने माइनस किए थे 1500 के खर्चे। ज्यादा सेल वाले को 5000 में से ज्यादा हिस्सा दिया था, और कम सेल वाले को, ये उम्मीद है आपने सवाल किया होगा घर में, और कम सेल वाले को 5000 में से कम हिस्सा दिया था। कल याद है हमने इस बुनियाद पे एलोकेशन की थी। तो व्हाट वर द बेसिस ऑफ माय एलोकेशन इन यस्टरडेज क्लास? बेसिस वर ऑन द बेसिस ऑफ सेल। कल हमने सेल की बेस पे एलोकेशन की थी। क्लियर? अब पढ़ो। द बेसिस ऑफ एलोकेशन, आमतौर पे सेल की बेस पे पेपर में कराया करेगा। द बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चों को अपोर्शन करने की बेसिस, या डिडक्शंस या अलाउंसेस, ये भी खर्चे होते हैं, शुड बी सर्टिफाइड बाय अ सीए। खर्चे अपोर्शन कर रहे हैं ना, तो सीए से साइन करवाओ। क्या मतलब? आप ये वर्किंग करो जो कल मैंने आपको करके दी थी, आप वर्किंग करो और वर्किंग करके सीए से इसके ऊपर साइन करवाओ कि सीए तुम चेक कर दो और हमें सर्टिफिकेट बना के दे दो। जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनता, लोग बूढ़े हो जाते तो ड्राइविंग के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, ऐसे सीए से एक सर्टिफिकेट बनवा लो कि ये वर्किंग सही है। अच्छा, द बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स, इसको ना कॉमा कॉमा इग्नोर करके पढ़ते होते हैं, अगर घर में पढ़ना हो ना तो जरा बात अच्छी समझ आ जाती है। कैसे? द बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर शुड बी सर्टिफाइड बाय सीए। इस तरह पढ़ते हैं ना तो अच्छा समझ आ जाता है। और अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है जी, कोई मसला नहीं। ये जो सर्टिफिकेट है ना, दिस सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट कौन सा? जो सीए ने बना के दिया, जिसपे साइन किए हैं कि आपकी कैलकुलेशन सही है। असल में ये आप कैलकुलेशन करोगे पिछले सफे वाली सारी, और ये कैलकुलेशन करके सीए के एक दफा साइन करवा लोगे। दिस सर्टिफिकेट शैल बी एक्सेप्टेड बाय द कमिश्नर, और कमिश्नर इस सर्टिफिकेट को मान जाएगा सही। दिस सर्टिफिकेट शैल बी एक्सेप्टेड बाय कमिश्नर unless there is a significant variation from allocation, unless के there is significant variation from allocation। क्या मतलब significant variation? significant variation होती है यार प्लस माइनस 10%। क्या होती है significant variation? बोलो। प्लस माइनस 10%। अच्छा, मुझे बताओ कि इधर करेक्ट जवाब क्या है? 1500। फर्ज करो ये है, चलो इधर ही ले लो, इधर ही लिख लेते हैं। फर्ज करो करेक्ट जवाब है 6000, और सीए ने जो सर्टिफिकेट बना के दिया उस पे उसने कैलकुलेशन करके दी 5800 की। अब कमिश्नर ने जब चेक किया तो जवाब आया 6000, सीए ने जब कैलकुलेशन करके दी तो वो जवाब आया 5800। तो जब कमिश्नर ने सीए को बुलाया, कमिश्नर ने सीए को कहा यार 6000 जवाब आ रहा है खर्चों का,
एलोकेट करके फॉर्मूला लगा के। तूने 6000 की जगह 5800 खर्चे क्यों लिखे हुए हैं? सीए कहेगा सर ये थोड़ा बहुत है, चलता है। वो थोड़ा बहुत क्या मार्जिन ऑफ एरर एक्सेप्टेबल है? वो है 10%। मुझे बताओ एक्चुअल खर्चा कितना है? 6000। 6000 का कैलकुलेटर के बगैर बताओ 10%, 600। 600 एक मटीरियलिटी लेवल है हमारा, यानी 600 तक की गलती खैर है, हो सकती है, इंसान है। तो इन दोनों में डिफरेंस देखो, 6000 और 5800 में 200 रुपए का। तो 200 की एरर है, खैर है यार, हो सकती है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में प्लस माइनस चल सकता है, कोई मसला नहीं। ये जब सेल पे एलोकेशन कर रहे हो ना तब तो मसला नहीं आता, तब सीए भी सही फिगर निकाल देता है। फटा पता है कब पड़ता है? जब घर वाला मसला आए। जब घर वाला मसला है तो घर में एक एसी चल रहा है, नीचे 7 एसी चल रहे हैं, फिर कमिश्नर चेक करता है आखिर किसी तरीके से। फिर वो अगर सीए की राय कुछ और हो, कमिश्नर की राय कुछ और हो, और उसमें 10% से ज्यादा का डिफरेंस हो, फिर सीए की क्लास ली जाती है, यार तूने सही काम क्यों नहीं किया। आप बता दो, ये जो सीए की कैलकुलेशन है, इसके साथ मैं लिख सकता हूं एक्सेप्टेबल। ये सीए की कैलकुलेशन एक्सेप्टेबल है, डू यू एग्री? और अगर ऐसा होता कि करेक्ट जवाब होता 6000 जो कमिश्नर ने निकाला है खर्चे पोर्शन करके, और सीए ने जो सर्टिफिकेट दिया है उसमें जवाब होता 5000, सॉरी, करेक्ट जवाब होता 6000, सीए का जवाब होता 5000। आप बताओ ये एक्सेप्टेबल है सीए वाली फिगर? नॉट एक्सेप्टेबल। नॉट एक्सेप्टेबल है, इस पे सीए की क्लास बनती है, इस पे सीए की क्लास बनती है, क्योंकि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये खतरे का साइन है। सीए तुम्हें शर्म नहीं आती? सही कैलकुलेशन करते, कमिश्नर के मुताबिक 6000 आ रहा है और तुम्हारे मुताबिक 5000 आ रहा है, तो 6000 का बताओ 10%, 600, 5000 और 6000 में डिफरेंस 1000, तो 1000 डिफरेंस तो अच्छा खासा है, 10% से ज्यादा है। तो इस पे फिर सीए को मेरे ख्याल से ना पनिशमेंट बनती है, और उसका सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जल्दी करो यार, आगे चलना है फिर। चलें जी, आप पढ़ो यार। दिस सर्टिफिकेट शेल बी एक्सेप्टेड बाय कमिश्नर, ये कमिश्नर सर्टिफिकेट मान लेगा अनलेस सिग्निफिकेंट वेरिएशन हो। अगर सिग्निफिकेंट वेरिएशन हो फिर नहीं मानेगा। सिग्निफिकेंट वेरिएशन क्या होती है? 10% प्लस, यानी 6000 हो तो 6600 तक एक्सेप्टेबल है, या 6000 हो तो 5400 तक भी एक्सेप्टेबल है, 10% माइनस भी एक्सेप्टेबल है। ओके, अच्छा अभी एक लाइन है, ये पॉइंट 3 के आखिर में आपको छुड़वाई थी। वेयर अ पर्सन इज अर्निंग नेट कमीशन और ब्रोकरेज देन हिज ग्रॉस प्रॉफिट विल बी टेकन एज टर्नओवर। फिर उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो समझा जाएगा उसका टर्नओवर। तो हाँ ठीक है यार, इसको मैं नहीं एक्सप्लेन करा, सॉरी, इसको मैं नहीं एक्सप्लेन करा, ये आपके लेवल की चीज नहीं है, कमीशन इनकम्स वगैरह की टैक्सेशन, तो इसको आप इग्नोर कर दें। हाँ बस थ्योरी की हद तक याद कर लीजिएगा। असल में कोई बंदा ना अगर थोड़ा सा समझ लो ऐसे जरा याद रखने के लिए ना कुछ, क्योंकि न्यूमेरिकली तो आ नहीं सकता आपके सिलेबस में, तो थोड़ा सा समझने के लिए मैं कोशिश करता हूं अगर आपको कुछ याद रह जाए इसमें से, वरना न्यूमेरिकल कराएंगे तो 10-15 मिनट लग जाएंगे, बाद में एंड पे यही कहना है कि न्यूमेरिकली आएगा नहीं। कुछ लोग जो कमीशन कमाते हैं ना, तो आपको पता है वो दूसरों के लिए चीजें बेचते हैं और बेच के फिर सारे पैसे अपने पास ही रख लेते। जो लोग कमीशन पे काम करते हैं ना, मिसाल के तौर पे आप हो, कॉलेज वाले कहते हैं कुछ स्टूडेंट आप लेके आओ, हम आपको नया एएफसी में स्टूडेंट लेके आओ, हम आपको कमीशन देते हैं, तो अब आप उसकी सारी फीस अपनी जेब में नहीं रखोगे, आप उसकी फीस का कुछ परसेंटेज कॉलेज से डिसाइड हो जाएगा, वो थोड़ा 5-10% वो रख लोगे, बाकी असल फीस तो कॉलेज की होगी। ठीक है, तो अगर आपकी टैक्सेशन पेपर में आ जाए तो फिर आपके लिए ग्रॉस प्रॉफिट देखा जाएगा, यानी जो आपको कमीशन मिला वो देखा जाएगा। ठीक है,
तो ग्रॉस प्रॉफिट का लफ्ज क्यों है? क्योंकि लोग सेल ऑफ गुड्स में भी ये एग्रीमेंट करते हैं, बट प्लीज लीव इट, देयर इज नो नीड टू गो इन डिटेल्ड बहस। थोड़ा सा हिम्मत करके ना बस रट्टा सा मार लें। वेयर अ पर्सन इज अर्निंग नेट कमीशन, नेट कमीशन का मतलब है बचा कुछ पैसे आपको मिलेंगे, आपको कोई पूरी फीस नहीं मिल जाएगी कॉलेज की उस बच्चे की जो आपने रिकवर कराई है। वेयर अ पर्सन इज अर्निंग नेट कमीशन और ब्रोकरेज, देन हिज ग्रॉस प्रॉफिट विल बी टेकन एज टर्नओवर। फिर आपकी सेल क्या होगी? वो जो बचा कुचा ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिला है। बहरहाल मत सोचिएगा इसमें ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, बड़ी डिटेल से मैं बहस कर सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। क्रैम इट। अगर कोई मुझे ग्रुप में इससे सवाल पूछेगा कि सर इसका मतलब बता दें, तो मैं उसको ये तस्वीर खींच के भेज दूंगा कि मैंने यहां ये लिख दिया था, बस। ओके, चलें जी आगे। फेयर मार्केट वैल्यू, छोटे छोटे कुछ सेक्शन रह गए हैं, इनको करते हैं। अच्छा, आपके जहन में एक सवाल आ सकता है यार, यहां तक ना कुछ पास्ट पेपर है, चलो पहले वो करते हैं। यार ये अपोर्शनमेंट का सवाल ढूंढो, कहीं आ रहा है, एक दफा आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड by the concept apportionment of expenditures as explained in income tax ordinance? एक ये सवाल आया हुआ है, what do you understand by apportionment of expenditures? और एक और सवाल भी है ऊपर, डिस्कस अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एन एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय अ पर्सन, एक बंदे ने खर्चा किया है, आर रिक्वायर्ड टू बी अपोर्शन्ड फॉर पर्पज ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन। क्लेम डिडक्शन पता है क्या मतलब होता है? लिखें, क्लेम डिडक्शन का मतलब होता है हम टैक्स वालों को कह रहे हैं हमें खर्चा माइनस करने दो। जल्दी लिखो, किताब पे लिखा करो अगर किताब आ गई है, वैसे आ जाएगी 1-2 दिन में। क्लेमिंग डिडक्शंस का मतलब लिखो, या 2-3-4 दिन में। क्लेमिंग डिडक्शंस का मतलब लिखो, हम टैक्स वालों को कह रहे हैं हमें खर्चा माइनस करने दो, क्लेम माइनस करने दो, मैं दावा कर रहा हूं ये मेरा खर्चा है, मेरे पास इसका सबूत भी है। ओके, चलो जी अब पढ़ो। डिस्कस अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस बताओ। डिस्कस अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी अपोर्शन्ड। खर्चे कब कब अपोर्शन किए जा सकते हैं? सर्कमस्टांसेस बताओ, खर्चे कब कब अपोर्शन किए जा सकते हैं? सर्कमस्टांसेस बताओ जी हजरात, सर्कमस्टांसेस बताएं कि खर्चे कब कब अपोर्शन किए जा सकते हैं। 3 सर्कमस्टांसेस हैं। ओके, वेयर एक्सपेंडिचर रिलेट्स टू कमाना ऑफ मोर देन 1 हेड ऑफ इनकम, या हेड ऑफ इनकम की इनकम भी कमा रहे हैं और फाइनल टैक्स की इनकम भी कमा रहे हैं, और या किसी और पर्पस के लिए भी यूज करें और हेड ऑफ इनकम की इनकम भी कमा रहे हैं, तो इन 3 सूरतों में खर्चे अपोर्शन किए जा सकते हैं। इन 3 सूरतों में खर्चे अपोर्शन किए जा सकते हैं। ओके, आपको क्या समझ आता है अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से? तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म बाय द कॉन्सेप्ट अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर? तो सेक्शन 67 की हेडिंग देखो, यही है अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स या अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस। अच्छा, आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि सर ये अगले सफे पे रूल भी तो है ना एक, ये तो सेक्शन है, सेक्शन और रूल में क्या फर्क है? असल में ना लॉ में 2 चीजें हैं, एक है इनकम टैक्स
ऑर्डिनेंस 2001 और दूसरा है इनकम टैक्स रूल्स 2002। तो ये मुशर्रफ के ज़माने में आया था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो उससे अगले साल फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए रूल्स भी आ गए थे। तो अगर आपसे कोई पूछे, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके सिलेबस में क्या है, आप कहेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के थोड़े से सेक्शंस हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शंस भी हैं और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में शेड्यूल्स भी हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शंस भी हैं और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में शेड्यूल्स भी हैं। और इनकम टैक्स रूल्स में रूल्स हैं। इनकम टैक्स रूल्स 2002 में रूल्स हैं। ओके, अब मेरे भाई अगर सवाल साइलेंट हो कि अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस के बारे में बस बता दें और 3-4 नंबर का सवाल हो, तो फिर हमें सेक्शन लिखना काफी है, क्योंकि वो जो मेन चीज है ना वो सेक्शन में लिखी हुई है, ये कि किन किन सिचुएशंस में खर्चे अपोर्शन कर सकते हैं। और अगर कभी पेपर में साथ ये भी पूछ ले कि रूल्स की रोशनी में भी बताएं, फिर ये भी हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो रूल्स की रोशनी में बताना है, ये कोई अलग से 5-6 नंबर का फिर सवाल बनेगा। तो इसलिए नॉर्मली 3-4 नंबर का सवाल आता है, उसमें फिर आप सेक्शन ही लिख के आएंगे, अनलेस के रूल्स के बारे में स्पेसिफिकली पूछ ले। ग्रॉस रिसीट की डेफिनेशन पूछ सकता है, कॉमन एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन अलग से पूछ सकता है। इस तरह की चीजें 1-1, 2-2 नंबर की इसके बीच में से निकाल के पूछ सकता है जी। यार क्वेश्चन नंबर 5-6 मार्क्स के बड़ा पुराना सवाल आया हुआ था, अब ये 3-4 नंबर का ही आएगा, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा 6 नंबर में दोनों बातें लिखना। ओके चलें जी आगे। आगे एक और सवाल आपको करवाने हैं, वो डिसीज्ड इंडिविजुअल का। हाँ, क्वेश्चन 23 भी आया हुआ है ना। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 स्टेट द सिचुएशंस वेयर एक्सपेंडिचर इज रिक्वायर्ड टू बी अपोर्शन्ड। वो 3 सिचुएशंस हैं। सिचुएशन से मुराद सर्कमस्टांसेस भी आ सकता है, कभी लिख लो सिचुएशंस का मतलब सर्कमस्टांसेस भी हो सकता है। बुक नहीं है तो क्वेश्चन 23 लिख के रजिस्टर पे। तो कौन सी सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें आपको खर्च करना पड़ सकता है, अपोर्शन करना पड़ सकता है। अच्छा जी आगे चलो। डिसीज्ड इंडिविजुअल, क्वेश्चन 19 पढ़ो जी। क्वेश्चन 19। Ahmed is responsible for managing the property of his uncle who died on 5 फरवरी 2013। 5 फरवरी 2013 को अंकल की डेथ हुई है। आपको पता है 5 फरवरी 2013 टैक्स ईयर 2013 बनेगा। हाँ, इसके बाद 30 जून 2013 आ रहे ना, तो ये टैक्स ईयर 2013 बनेगा। द अप्रोक्सीमेट वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी इज 7 मिलियन। अप्रोक्सीमेट वर्थ है प्रॉपर्टी की 7 मिलियन जो अंकल छोड़ के गए हैं। इन अगस्त 2013 नोटिस वाज सर्व्ड। अगस्त 2013 में एक नोटिस आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उसके अंकल के नाम, जिसमें टैक्स ईयर 12 के बारे में टैक्स मांगा गया है, पिछले साल के बारे में टैक्स मांगा गया है 8.5 मिलियन का। तो जो बंदा जायदाद छोड़ के गया है 7 मिलियन, उसके वरसा से टैक्स मांगा जा रहा है 8.5 मिलियन। एडवाइज अहमद एज रिगार्ड्स द फॉलोइंग। अहमद को एडवाइस करें एक्सटेंट ऑफ अहमद लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अर्न्ड बाय हिज अंकल।
अहमद की क्या लायबिलिटी है, उसके अंकल ने 5 फरवरी 13 से पहले पहले जो भी इनकम कमा ली, उसके लिए अहमद कितना लायबल हो सकता है? भाई ऐसे तो ना करो 7 मिलियन, ये हाँ पहले पहले आपको ये जवाब लिख के आना पड़ेगा। पॉइंट 2 सेक्शन 87 खोलो, पॉइंट 2 द लायबिलिटी ऑफ अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये the liability of a legal representative shall be limited to the extent of deceased estate. In this case, deceased estate is of 7 million, tax demand is 8.5 million. Therefore, Ahmed will only be liable for a tax liability of rupees 7 million. अहमद सिर्फ 7 मिलियन के लिए लायबल होगा, अहमद वो 8.5 के लिए लायबल नहीं होगा। क्लियर? ओके, अच्छा इतना काफी है, बस पॉइंट 2 लिखना है और ज्यादा तफसीलात में नहीं जाना। अच्छा, एडवाइज अहमद एज रिगार्ड्स द फॉलोइंग, एडवाइज अहमद एज रिगार्ड्स हिज ऑब्लिगेशंस, एडवाइज अहमद एज रिगार्ड्स हिज ऑब्लिगेशंस, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं relating to tax assessment proceedings, tax assessment cases pending arising against his uncle। तो बता दो कि अहमद की जिम्मेदारियां क्या हैं प्रोसीडिंग्स के बारे में। प्रोसीडिंग्स का लफ्ज लिखा हुआ है मेरे भाई यहां, प्रोसीडिंग्स कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स? नंबर 1 जो पेंडिंग थी उसके मरने से पहले, नंबर 2 जो उसके मरने के बाद अराइज हो सकती हैं। बोलो जी कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स के बारे में पूछ रहा है अहमद की लायबिलिटी? बताओ। 3A भी लिख के आना पड़ेगा, उसमें पेंडिंग का जिक्र है, और 3B भी लिख के आना पड़ेगा, उसमें अराइजिंग का जिक्र है। क्लियर? तो अब पॉइंट 1 और 4 जो है ना उसकी कोई जरूरत नहीं थी। पॉइंट 1 लिखा हुआ है, पॉइंट 4 लिखा हुआ है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन, इनकी जरूरत नहीं थी। जितना पूछ रहा हो बस उसका बता के आएंगे। पॉइंट 2 जवाब में देके आने और 3 जवाब में देके आने बस। हाँ, अगर ये पूछता कि 2-3 लोगों ने पैसे मांगे हैं, पहले किसको देंगे, तो फिर 2A लिख के आते, वो तो मांगा ही नहीं उसने। ओके, अच्छा अब आप क्वेश्चन 10 कर लेना, क्वेश्चन 10 होमवर्क, क्वेश्चन 9 भी होमवर्क में लिख लो, क्वेश्चन 9, 10 और 28 और 27, ठीक है। 28 और 27 मुझे कल याद कराना, डिस्कस करने हैं, भूल तो नहीं जाओगे? लिख लिए सारे? दोबारा अब तो मुझे भूल गए हैं, 27 28 तो लिख लो ना बस अब, और 9 10 शायद कहा था, हाँ 9 10। ओके, चलें जी आगे, वापस आ जाएं जी किताब पे। फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू में क्या आ रहा है भाई? फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है? बस बाजार में जो कीमत है चीज की। लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी की भी हो सकती है, किराए की भी फेयर मार्केट वैल्यू होती है, सर्विसेज की भी फेयर मार्केट वैल्यू होती है। तो किसी भी चीज की प्राइस जो मार्केट में अवेलेबल है, डेट इज फेयर मार्केट वैल्यू। द फेयर मार्केट वैल्यू, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी और एनी रेंट और एनी एसेट और एनी सर्विस और एनी बेनिफिट और एनी बेनिफिट, परक्विजिट बेनिफिट होता है, at a particular time shall be the price which will ordinarily be fetched, fetch का मतलब होता है रिसीव करना, which will ordinarily be fetched on sale or supply in the
ओपन मार्केट, अगर आप उस चीज को ओपन मार्केट में बेचो तो कितने की बिक जाएगी? क्लियर? इट इज कॉल्ड एज फेयर मार्केट वैल्यू। नीचे एग्जांपल पढ़ लो और बताओ फेयर वैल्यू क्या है। The fair market value of any property or rent, asset, service, benefit or perquisite at a particular time shall be the price which will ordinarily be received on sale or supply in open market price। इसमें क्या है फेयर वैल्यू? आमिर ने कंप्यूटर लिया 70,000 का और अंजुम को बेच दिया, जिस वक्त उसकी डब्ल्यूडीवी थी 40,000। डब्ल्यूडीवी पता क्या होती है? डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस करके जो डब्ल्यूडीवी आती है। लेकिन बाजार में ये 42,000 का है, तो बताओ इसकी फेयर वैल्यू फिर क्या होगी? 42,000.2। द फेयर मार्केट वैल्यू, भाई एक 10 पे जाएंगे हम। द फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड ignoring any restriction on transfer or ignoring the fact that it is not convertible to cash। अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। पॉइंट 2 ये जरा समझो। ये दो प्लॉट हैं, एक लाल है प्लॉट ए और एक ग्रीन है प्लॉट बी। ये दोनों बिल्कुल एक साथ हैं, दरमियान में बस सड़क है, आमने सामने है, 10 मरले के हैं, सब कुछ सेम है। प्लॉट बी पे ना हुकूमत ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि यार हो सकते हम सड़क इस साइड पे एक्सटेंड करें, तो फिर प्लॉट बी पे हुकूमत ने एक ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि जरा इसको बेचो मत अभी। तो इसलिए प्लॉट ए की जो प्राइस चल रही है मार्केट में वो चल रही है 50 लाख फेयर वैल्यू, लेकिन क्योंकि प्लॉट बी में रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, कोई रिस्ट्रिक्शन हुकूमत ने लगाई हुई है इसके ऊपर कि इसको आप बेच नहीं सकते फिलहाल, तो प्लॉट बी की कीमत कोई लगाने भी आता है तो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, सॉरी निकल गया मेरे, 30 लाख। तो प्लॉट बी की कोई कीमत लगाने भी आता है तो वो 30 लाख लगाता है, कहते हैं इस पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। ओके, अब लॉ मेकर क्या कहता है कि किसी भी वक्त आपसे हुकूमत पूछे ना आपकी जायदाद की कीमत क्या है, वैसी ना हुकूमत आपकी जायदाद की वर्थ जानना चाहती है, तो कहते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मैं इस बात को इग्नोर कर दूंगा कि आपकी जायदाद पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। आप अगर मुझे फेयर वैल्यू बताओगे तो मुझे बताया करो कि आपकी चीज पर रिस्ट्रिक्शन के अलावा फेयर वैल्यू क्या है, ताकि ओवरऑल इलाके में मैं अपनी असेसमेंट कर सकूं कि चीजों की फेयर वैल्यू क्या चल रही है। तो इसकी न्यूमेरिकल इंप्लीकेशन आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि इसके अंदर कुछ पेचीदगी है इस बात में, वो सीए फाइनल में होगी। तो बस थ्योरी की हद तक एक कॉन्सेप्ट याद करो, क्या अगर किसी प्रॉपर्टी पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है और पेपर में आ जाए बताओ इसकी फेयर वैल्यू क्या है, तो प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पे तो इसकी फेयर वैल्यू 30 लाख मिलेगी आपको, लेकिन फ्रॉम द टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू आपने इसकी फेयर वैल्यू लेनी है 50 लाख। ये 30 लाख प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर आपको वैल्यू इसकी लग रही थी, लेकिन जब आप टैक्स वालों को बताओगे तो टैक्स रूल्स के मुताबिक इसकी फेयर वैल्यू होगी 50 लाख। अब आप नोट कर सकते हो, कर लो नोट, टैक्स रूल्स के मुताबिक इसकी फेयर वैल्यू 50 लाख है।
ओके, चलें जी आगे। पढ़ो ये बात क्या लिखी हुई है। द फेयर मार्केट वैल्यू shall be determined ignoring any restriction on transfer। फेयर मार्केट वैल्यू निकालते हुए क्या इग्नोर कर दिया जाएगा कि रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, ये इग्नोर कर दिया जाएगा कि रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। क्लियर, चलो आगे। ओके, द फेयर मार्केट वैल्यू shall be determined ignoring the fact that it is not convertible to cash। आपको पता है आमतौर पे चीजें कन्वर्टेबल टू कैश होती हैं। आप गाड़ी बाजार में ले जाओ तो यू कैन कन्वर्ट इट इन कैश इजीली। आप मोबाइल बाजार में ले जाओ, कंप्यूटर अपना लैपटॉप बाजार में ले जाओ, यू कैन कन्वर्ट इट इन कैश इजीली। होंडा एटलस कार वाले जिस मशीन से होंडा सिटी बनाते हैं गाड़ी, वो मशीन बाजार में ले जाएं, इट इज नॉट इजीली कन्वर्टेबल टू कैश। हत्ता के टोयोटा वाले भी उसको नहीं लेंगे। आम लोग तो वैसे ही नहीं लेंगे उस मशीन को, कहेंगे हमने क्या करना है, हमें तो गाड़ियां बनानी नहीं आती। जो चीजें कन्वर्टेबल टू कैश नहीं होती ना, हमारा लॉ मेकर कहता है कि उनकी भी फेयर वैल्यू मुझे निकाल के दो। अब उनकी फेयर वैल्यू निकलती कैसे है, ये एक अलग बहस है। वी आर वेरी लकी कि ये भी हमारे स्कोप में नहीं है। उनकी फेयर वैल्यू भी हमें जबरदस्ती निकालनी पड़ेगी। उसके तरीके क्या होते हैं, उसके तरीके यार छोड़ो क्या होते हैं, ऐसी किताबों में कुछ लिखे हुए हैं कि अंदाजा लगा लो उस मशीन से फ्यूचर में कितने यूनिट्स बन सकते हैं, फिर उनसे क्या चीज आ सकती है। या होता है कि बाहर के मुल्क में जाके इसकी वैल्यू लगवा लो, कुछ ना कुछ करो, वैल्यू लगवाओ। या खरीदा कितने का था, आज उस जैसी मशीन पुरानी हो जाए तो कितने की, इस किस्म की कुछ तफसीलात हैं। बट वी आर वेरी लकी कि वो हमारे स्कोप में नहीं है। इससे रिलेटेड रूल्स हमारे स्कोप में नहीं है, फेयर मार्केट वैल्यू से रिलेटेड। तो लेकिन प्लीज थ्योरी की हद तक ये बात याद रखो, फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड, फेयर मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी इग्नोरिंग द फैक्ट, ये फैक्ट इग्नोर करते हुए कि ये कैश में कन्वर्टेबल नहीं है, ये कैश में कन्वर्टेबल नहीं है, ये बात इग्नोर कर दी जाएगी। यानी किसी ना किसी तरह, आप लिखे उर्दू में, किसी ना किसी तरह टैक्स वालों को हमें ये कैश में कन्वर्ट करके देनी पड़ेगी इसकी वैल्यू। किसी ना किसी तरह टैक्स वालों को कैश में कन्वर्ट करके ये वैल्यू देनी पड़ेगी। ओके, आगे चलो। अच्छा, ये ऑफिशियल गजट, एक दिन मैंने बात की थी। ऑफिशियल गजट ना एक सफा सा है जो हुकूमत प्रिंट करा के अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देती है। इसमें सिर्फ इनकम टैक्स की डिटेल्स नहीं होती, इनमें और बहुत पाकिस्तान के जो वैल्यूज हैं चीज़ों की, और रूल्स और प्रोसीजर्स, वो बहुत सारे मेंशन होते हैं। ऑफिशियल गजट हुकूमत का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। अच्छा, कई दफा ऐसा होता है यार कि कुछ प्रॉपर्टीज की फेयर वैल्यू इजीली एसरटेन नहीं हो पाती, कुछ प्रॉपर्टीज की फेयर वैल्यू इजीली एसरटेन नहीं हो पाती। मिसाल के तौर पे कोई रेगिस्तान के अंदर आपका घर है, वहां पे आपने जो है वो बड़ी हिम्मत करके कोई बंगला बना लिया, पास पास झोंपड़ियां थी, आपने कहा इनकी मदद कर दिया करूंगा, तो वहां जाके मैं कुछ दिन गुजार आया करता हूं। तो आपका जब बंगला हुकूमत की नजर पड़ा तो हुकूमत ने कहा यार इसकी तो फेयर वैल्यू होनी चाहिए कोई ना कोई, तो हमें पता होनी चाहिए, कल कल को आप बेच भी सकते हो। तो कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां प्रॉपर्टी डीलर्स की दुकानें वगैरह नहीं होती, तो फिर वहां पे फेयर वैल्यू कैसे डिटरमिन होगी। तो कहते हैं उसमें ना अक्सर बोर्ड ने ऐसे इलाके आइडेंटिफाई कर लिए हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, और उन इलाकों की जो प्राइसेस हैं वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफिशियल गजट में हर साल छाप देता है, प्रिंट कर देता है कि फला इलाके में फला मरला इतना चल रहा है आजकल। तो वो जो बोर्ड ने फेयर वैल्यू डिटरमिन किया ऑफिशियल गजट में, फिर वो ले लो, जहां प्रॉपर्टी डीलर्स की दुकानें नहीं है वो ले लो। अगर आपका ऐसे इलाके में है वो रिहाइश, ऐसे इलाके में घर है जहां बोर्ड ने भी फेयर वैल्यू नहीं बताई और प्रॉपर्टी डीलर की दुकानें भी नहीं है, फिर बड़ा आसान सा काम है। फिर ये करो कि वहां जब आप जायदाद लेते हो ना, तो आप पता चलाओ जाके कि वो जायदाद हुकूमत के किस दफ्तर में जाके आप अपने नाम लगवाते हो, रजिस्ट्री कहते हो जिसे, तो उस दफ्तर में चले जाओ, उस दफ्तर वाले से जाके बंदे से पूछ लो यार इसकी इधर क्या प्राइसेस की चल रही हैं आजकल, क्या फेयर वैल्यू है, फिर उनकी बताई हुई प्राइसेस पर रिलाय कर लो। अब जरा तरतीब सुन लो। तरतीब क्या होगी, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं,
यानी जिसको मैंने ओपन मार्केट कहा था, ओपन मार्केट है प्रॉपर्टी, इधर ये देखो ओपन मार्केट, प्रॉपर्टी डीलर है फिर तो कोई मसला ही नहीं। ओपन मार्केट में जो प्राइस चीज बेच के मिल सकती है दैट इज फेयर वैल्यू। लेकिन अगर प्रॉपर्टी डीलर वगैरह नहीं है और रेडीली प्राइस सर्टेन या मालूम नहीं हो पा रही, तो फिर फेडरल बोर्ड ने एक लिस्ट बनाई हुई है, उसमें जाके देख लो कहीं उसमें तो नहीं आपका घर आ रहा उस इलाके में, वेल एंड गुड उधर है। अगर उधर भी नहीं आ रहा, प्रॉपर्टी डीलर भी नहीं है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो बताए हुए इलाके हैं उनमें भी नहीं आ रहा, फिर आखिरी फिल्टर लगाओ। आखिरी फिल्टर क्या है, तीसरे नंबर पे आप ऐसा करो, उस इलाके में आप जाके पता कर लो कि कहां पे जाके लैंड बिल्डिंग वगैरह लोग अपने नाम रजिस्टर करवाते हैं, लैंड रजिस्टर होती है। तो वो जो लैंड रजिस्टर करवाने वाला इलाका है ना, वहां जाके आप अपने आप को जाके पूछ लो कि इसकी फेयर वैल्यू क्या है। टैक्स अथॉरिटीज उस फेयर वैल्यू को फिर मानेंगी। पॉइंट 3 और 4, असल में ये पॉइंट 1 के कंटिन्यूएशन में आगे लगेगा, लेकिन ये पॉइंट 3 और 4 सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए है, प्रॉपर्टी के लिए। Where the price is not ordinarily ascertainable, the board may, federal board may by notification in official gazette determine the fair value of immovable property। तो बोर्ड बता देगा फेयर वैल्यू क्या है। And where the fair value of any immovable property of an area has not been determined by board, और जहां बोर्ड भी ना बताए, यानी आपने देखा बोर्ड ने मेरी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू उस इलाके की बताई नहीं है, बोर्ड ने भी नहीं बताई नहीं, फिर क्या करें। एज अबव, जैसे कि ऊपर बोर्ड से उम्मीद थी बताएगा, द फेयर वैल्यू ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी अज्यूम्ड, डीम्ड का मतलब क्या होता है, shall be assumed to be the value fixed by district officer revenue। वही जो बंदे उधर बैठे होते हैं, रजिस्ट्री वगैरह जमीन आपके नाम कर रहे होते हैं, और प्रोविंशियल अथॉरिटी और एनी अदर अथॉरिटी ऑथोराइज्ड इन दिस बिहाफ, जो कि इस बिहाफ में जिसको इजाजत मिल गई हुई है, फॉर पर्पसेस ऑफ स्टैंप ड्यूटी, ताकि वहां पे जो स्टैंप ड्यूटी आप अपने नाम लगवाते हैं तो उस एतबार से आप उसको देख लें। क्लियर। तो ये फेयर वैल्यू के ऊपर डिस्कशन थी हमारी। आगे चलें। रिकूप्ड एक्सपेंडिचर, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। रिकूप्ड एक्सपेंडिचर, रिकूप्ड एक्सपेंडिचर की कोई मिसाल दो मुझे, रिकूप्ड एक्सपेंडिचर की जो इंट्रो की क्लास में पढ़ी हो, खर्चा किया बाद में रिकवर हो गया, कोई मिसाल दो। हाँ, बैड डेट रिकवरी, खर्चा हुआ, डेटर पैसे लेके भाग गया, बाद में वो डेटर पैसे दे गया, इसे कहते हैं बैड डेट रिकवरी, रिकूप्ड एक्सपेंडिचर। तो रिकूप्ड एक्सपेंडिचर का मतलब लिखें, खर्चा हुआ और बाद में रिकवर हो गया। अब मुझे बताओ कि अगर खर्चा हो जाए और बाद में रिकवर हो जाए तो हम क्या रूल लगाएं। पढ़ो जरा ये एग्जांपल नीचे। राइस गॉट रिपेयर्ड इट्स एसी फॉर 7,000 इन टैक्स ईयर 2010। राइस ने 7,000 रुपए का एसी रिपेयर करवाया 2010 में। बोलो जी 2010 में क्या एंट्री की होगी, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 7,000 से। द सर्विस प्रोवाइडर रियलाइज्ड इन अगला साल that he has charged ₹2,000 excess to राइस। सर्विस प्रोवाइडर ने अंदाजा लगाया कि यार मैंने तो राइस को ज्यादा पैसे ले लिए राइस से, तो राइस से मैंने ज्यादा पैसे ले लिए 2,000 रुपया। सो ही रिटर्न द अमाउंट इमीडिएटली। कितनी, 2,000 उसने ज्यादा ले लिए। अगले साल मुझे बताओ आपके पास इनफ्लो हो रहा होगा, आउटफ्लो, पैसे आ रहे होंगे जा रहे होंगे, इनफ्लो, कैश कितना आएगा 2,000। आप क्रेडिट किसे करोगे, उसी एक्सपेंस को कर लो, लेकिन बेहतर है यार समझने के लिए ना हम इनकम रिकॉर्ड कर लिया करेंगे, ये हमारी खुशी है ना। आपको पता है खर्चे कम होना भी एक खुशी होती है। तो जरा देखना इधर, एक फीलिंग आपको आएगी, एक्सपेंस is recovered, is received back, it is called as recouped expenditure, expenditure is recouped। तो बता दो भाई अगर एक्सपेंडिचर रिकूप हो जाए तो कहां जाएगा, इनकम में। बार बार बोलो,
एक्सपेंडिचर रिकूप हो जाए, घर में बोलें कोई नहीं, ऊंची ऊंची बोलें, पता चल जाए घर वालों को, सीए करें। एक्सपेंस अगर रिकवर हो जाए तो कहां जाएगा? इनकम में। एक्सपेंस जब रिकवर हो जाए तो इनकम में जाएगा। आंसर, द रिकूप्ड अमाउंट शेल बी इंक्लूडेड इन इनकम ऑफ ₹2000 इन टैक्स ईयर 2011 बाय राइज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसका पता है क्या कॉन्सेप्ट है? अगर वो खर्चा बिजनेस के लिए किया था तो उसकी जब रिकवरी हो गई वो भी बिजनेस में ही डालेंगे आप। अब पढ़ें, इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट रिकूपमेंट ऑफ एन एक्सपेंडिचर, जब सब्सिक्वेंटली कोई एक्सपेंडिचर रिकवर हो जाए या लॉस रिकवर हो जाए, ये पढ़ा हुआ इंट्रो में, मेरा नहीं ख्याल से आपने पढ़ा होगा, वैसे आपने सुना होगा, आपका कोई स्टॉक चोरी हो जाए, इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसे दे दें, या ऐसे आपने सुना होगा सैलाब ज़दगान, ज़लज़ला ज़दगान है दुकानदार, तो कोई दुकानदार बिजनेसमैन है, उसकी दुकान पे सैलाब आ गया तो हुकूमत, आपको पता है इमदाद करती है हुकूमत, थोड़े थोड़े पैसे उनको दे देती है। तो इसको मेरे ख्याल से खर्चे की रिकवरी नहीं कहते, इसे कहते हैं लॉस की रिकवरी। दुकान पे सामान चोरी हो गया, लॉस हो गया, जैसे हफीज सेंटर लाहौर में आपको पता है वहां आग लगी थी, तो हो सकता है हुकूमत ने दुकानदारों को कुछ करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ सारे दुकानदारों को कुछ बांट दिया हो बीच में। तो इस तरह कुछ हादसात हो जाएं तो कई दफा रिकवरी हो जाती है, हमें फॉरेन एड भी मिल जाती है कई दफा, तो वो इनकम होगी फिर हमारी। तो बोलो, खर्चा भी रिकवर हो सकता है और नुकसान भी रिकवर हो सकता है। लॉस, आग लग गई स्टॉक को, कुर्सियों को, बिजनेस की आग लग गई। इन केस ऑफ अ सब्सिक्वेंट रिकूपमेंट ऑफ एन एक्सपेंडिचर और लॉस इन कैश और काइंड, कई दफा आपको पता है अगला बंदा पैसे दे जाता है, कई दफा अगला बंदा कहता है यार मेरे से पैसे ना लो, ये एसी की रिपेयर वाला कहता है मेरे से पैसे ना लो, 1-2 एसी आपको मुफ्त में रिपेयर कर देता हूं। तो कई दफा बेनिफिट इन कैश मिल जाता है, कई दफा बेनिफिट इन काइंड मिल जाता है। In case of subsequent recoupment of expenditure or loss in cash or kind, the recouped amount पता है 2000 है, shall be included in income under the relevant head. Relevant head कौन सा? In which it is for the tax year in which it is received. जिस साल ये आया उस साल इनकम में जाएगा। बोलो किस साल ये आया? 11 में। 10 में तो खर्चा हुआ था ना, रिकवर पैसे वापस कब हुए? 11 में। तो 11 में किस में चला जाएगा? इनकम में चला जाएगा। इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड, जिस साल ये रिसीव हुआ उस साल इनकम में चला जाएगा। ओके, आगे चलें। हाँ, ये बड़ा मजे का है। करेंसी कन्वर्जन, करेंसी कन्वर्जन। अगली एग्जांपल स्पार्कल वाली है, वो भी छोड़ दीजिएगा, उससे मिलती जुलती बिजनेस में मैं एक एग्जांपल करवाऊंगा। करेंसी कन्वर्जन, अच्छा जी, एवरी अमाउंट टेकन इनटू अकाउंट अंडर दिस लॉ, ऑर्डिनेंस से क्या मुराद है? लॉ, इनकम टैक्स लॉ। एवरी अमाउंट टेकन इनटू अकाउंट अंडर दिस लॉ शेल बी इन रुपीज। टेकन इनटू अकाउंट का मतलब लिख लो रिकॉर्डेड, टेकन इनटू अकाउंट का मतलब लिख लो रिकॉर्डेड। एवरी अमाउंट टेकन इनटू अकाउंट यानी रिकॉर्डेड अंडर दिस लॉ, इस लॉ के तहत, शेल बी, बोलो 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 बोलो, हाँ, शेल बी टेकन इनटू, टेकन इनटू अकाउंट का मतलब बताओ क्या है? रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड अंडर दिस लॉ शेल बी इन रुपीज। आप कोई भी अमाउंट इस लॉ में रिकॉर्ड करो, जनरल एंट्री करो, तो किस करेंसी में करनी चाहिए? रुपीज में करनी चाहिए, जाहिर, इसे तो ऑब्वियस सी बात थी। टेकन इनटू अकाउंट का मतलब होता है रिकॉर्डेड। लेकिन यार कई दफा ऐसा भी तो हो सकता है कि आप फॉरेन करेंसी में कोई चीज बाय करो, हो सकता है, तो फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एग्जांपल पढ़ो नीचे। मिस्टर कासिम परचेज्ड एन इंपोर्टेड कार फॉर $35,000 ऑन मार्च 31, 2009। कितने की? $35,000 की। किस दिन बाय की गाड़ी? एक्सचेंज रेट्स ऑन द रेलिवेंट डेट्स आर एज फॉलोज। कुछ रेलिवेंट डेट्स पे एक्सचेंज रेट है यार, एक तो इसने मार्च 31 के रेट दिए हैं, एक जून 30 के रेट दिए हैं।
जून 30 के रेट तो परेशान करने के लिए दिए हैं। ईयर एंड के रेट हमें क्या करने, गाड़ी जिस दिन खरीदी उसी दिन के रेट रेलेवेंट होंगे ना। अच्छा, तो ईयर एंड के रेट तो परेशान करने के लिए दिए थे, गाड़ी जिस दिन खरीदते हैं ना उस दिन का रेट लगता है एक्सचेंज का। अब रेट दो दिए हुए हैं, ओपन मार्केट में इतना रेट है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे कुछ और रेट आ रहा है, बताओ क्या करें। इसमें यार ओपन मार्केट का रेट नहीं लेना, इसमें आपने ना स्टेट बैंक ऑफ वेबसाइट की पाकिस्तान का रेट लेना है। आमतौर पे ये सेम होते हैं, बहुत रेयर सर्कमस्टांस में डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसमें आपने स्टेट बैंक की वेबसाइट वाला रेट लेना है, बस क्लियर, बात खत्म। अब बताओ गाड़ी कितने पे रिकॉर्ड होगी, $35,000। $1 कितने के, ₹102.1। बताओ जवाब क्या है। तो गाड़ी 35,73,500 की पड़ी, 35,73,500 की गाड़ी पड़ी। क्लियर। अब पढ़ लो पॉइंट 2 को, सवाल है तो पूछ लो। Where an amount is in a currency, जहां एक अमाउंट किसी करेंसी में है जो कि रुपीस के अलावा है, कन्वर्जन शैल बी मेड एट द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेट प्रिवेलिंग एट द डेट एट विच द अमाउंट इज टेकन इनटू अकाउंट। टेकन इनटू अकाउंट का मतलब लिखो रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड इन बुक्स। हमारी अकाउंटिंग बुक्स में कब रिकॉर्ड होगी। टेकन इनटू अकाउंट का मतलब लिखो रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स। अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करो। क्लियर। तो अकाउंटिंग बुक्स में किस दिन रिकॉर्ड होगी, जिस दिन ये टेकन इनटू अकाउंट यानी ट्रांजैक्शन हुई है, ईयर एंड के मुताबिक रिकॉर्ड नहीं होगी। क्लियर, ओके। अच्छा जी, सीजेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। सीजेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम से आपको क्या समझ आ रहा है, मतलब सीजेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम बोलो। सीजेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम का बंद हो जाना, बोलो। सोर्स ऑफ इनकम का बंद हो जाना, सोर्स ऑफ इनकम का बंद हो जाना, सीजेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। ये देखो, $2010, $2011 यहां पे दुकानदार ने बंद कर दी। दुकानदार का नाम क्या है, बशीर दारुल माही। सुना हुआ बशीर दारुल माही, नहीं सुना हुआ। बशीर दारुल माही क्या होती है, दारुल माही मछली। बशीर दारुल माही, बशीर मछली वाले ने दुकान 2010 में आप जाके मछली खाते थे सर्दियों में, 11 में आप मछली खाने गए तो पता चला दुकान बंद हो गई। अब बोलो क्या मैं कह सकता हूं सीजेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम है। अच्छा, अब हुआ क्या कि 2012 में, फर्ज करो आप 11 में गए थे दुकान बंद होने से पहले, और उसकी दुकान पे जाके मछलियां खाई और हाथ धोने के बहाने चुप करके, आप तो ऐसा करोगे नहीं लेकिन वैसे चलो, हाथ धोने के बहाने चुप करके निकल गए, चुप करके निकल गए। हाँ, पैसे देखी जाएगी। 2012 में आपको फरिश्ते आए ख्वाब में और खूब ठुकाई की,
हमने कहा यार है तो उल्टा पड़ गया है। आपने फौरन भागे भागे आपने कहा यार बशीर बशीर पैसे वापस करने आए हो, तो आगे लिखा होता दुकान खत्म हो चुकी है, यहां से 2012 में दुकान खत्म हो चुकी थी। ये भी एक तरह का ना बशीर के लिए अब रिकूप्ड एक्सपेंडिचर है। हाँ, ये भी बशीर के लिए रिकूप्ड एक्सपेंडिचर है, बैड डेट रिकवरी टाइप एक चीज है। तो आपने मछली खाई थी, पैसे नहीं दिए थे, लेकिन जब आप पैसे वापस करने गए तो दुकान बंद हो चुकी थी। तो मेरे भाई इसमें कोई मसला नहीं, ये सेक्शन पता है अलग क्यों बने, ताकि दुकान बंद होने के बाद वाला सिनेरियो अलग से कवर हो जाए, वरना एक्चुअली इट इज ऑल्सो रिकूप्ड एक्सपेंडिचर। और इसका ट्रीटमेंट वही है जो थोड़ी देर पहले ऊपर पड़ा, कि इधर बशीर भाई ने इसको खर्चे में डाल दिया होगा, उन्होंने कहा होगा मेरा तो नुकसान हो गया बैड डेट, और इधर जब मिलेगा बशीर भाई की इनकम में जाएगा। अब बशीर भाई कहेंगे टैक्स वालों को ना 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 ना, मैं इनकम में नहीं डालूंगा 2012 में, मेरा तो कारोबार ही बंद हो चुका है। हाँ पैसे दे दो मुझे कस्टमर, मैं अपनी जेब में डाल लेता हूं पैसे, बट अपनी इनकम में नहीं डालूंगा। टैक्स वाले कहते हैं एज्यूम कर लो तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, ये देख लो ये लिखा हुआ है, एज्यूम कर लो तुम्हारा बिजनेस चल रहा है। तो 12 में अगर रिकवरी हो जाए, रिकवरी मेड, ये रिकवरी कब हुई है, यानी कि कारोबार बंद होने के बाद रिकवरी अगर हो जाए तो रिकवरी किसमें डाली जाएगी, बशीर की इनकम में। पढ़ो अब। अच्छा जी, if taxable source of income ceases to exist, if taxable source of income ceases to exist before, अच्छा अभी फिलहाल छोड़ो इन दो बुलेट्स को। if taxable source of income ceases to exist, then any subsequent benefit derived from it shall be taxable in normal way। बस इतना सा पढ़ो। If any taxable source of income ceases to exist, then any subsequent benefit from it shall be taxable in normal way। देखो इधर, if any taxable source of income क्यों है, क्योंकि दुकान पे आपको पता है कि इनकम कमाते हैं तो टैक्स देना पड़ता है। If any taxable source of income ceases to exist, ये दुकान बंद हो जाए, then any subsequent benefit derived from it shall be taxable। shall be taxable का क्या मतलब है, इस पे टैक्स देना पड़ेगा इन नॉर्मल वे। इन नॉर्मल वे वो जाके टेबल में देख लो क्या रेट बन रहा है। इन नॉर्मल वे, assuming that source has not ceased at the time income was derived। assume क्या कर लो, सोर्स बंद ही नहीं हुई थी जिस वक्त इनकम कमाई है। ये दो बुलेट्स में बाद में समझाता हूं। सोर्स बंद ही नहीं हुई थी जिसमें इनकम कमाई है। चलें ये नोट करना है नोट कर लें और एक दफा अच्छी तरह पढ़ लें। जी भाई, तो अब ये दो पॉइंट्स हमारे रह गए, इन दो पॉइंट्स को कर लेते हैं। इफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम ceases to exist, अगर एक टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाए, then any subsequent benefit, दोनों बुलेट्स छोड़ के, then any subsequent benefit derived from it shall be taxable in the normal way। नॉर्मल वे से ये रिकवरी इनकम में डाली जाएगी। 10,000 लेके भागा था कोई बंदा, 10,000 इधर दे गया, ये इनकम में डाल दिया जाएगा 2012 में। shall be taxable in the normal way assuming that source has not ceased। assume किया जाएगा कि वो सोर्स बंद नहीं थी जिस वक्त वो इनकम कमाई। ओके अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो रिकवरी हुई है ये कब कब हो सकती है, ये जो रिकवरी हुई है ये कब कब हो सकती है। क्या ये पॉसिबल है कि 2011 में दुकान बंद हो और 2012 में रिकवरी हो? इज इट पॉसिबल? क्या ये भी पॉसिबल है कि 11 में दुकान बंद हो और दुकान बंद होने के बाद 11 के साल में ही रिकवरी हो जाए?
तो दोनों ऑप्शंस उसने डिस्कस कर दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की ट्रीटमेंट सेम है। अब थोड़ा सा ना इंग्लिश पे जरा आपने फोकस करना है। चाहे जिस साल दुकान बंद हो उसी साल रिकवरी हो जाए, बंद होने के थोड़े दिन बाद, या अगले साल रिकवरी हो, दोनों सूरतों में इट इज टैक्सेबल इन द नॉर्मल वे। इफ अ सोर्स ऑफ इनकम ceases टू एग्जिस्ट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ईयर और ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, रिकवरी कब हुई? बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ईयर, इस ईयर से पहले दुकान बंद हो चुकी थी, और ड्यूरिंग द ईयर, या जिस साल दुकान बंद हुई उसी साल पैसे आ गए। तो ड्यूरिंग द ईयर से क्या मुराद है कि 11 में बंद हुई और 11 में ही रिकवरी हो गई। और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ईयर का क्या मतलब है कि इस साल में रिकवरी हुई, इसके कमेंस होने से पहले पिछले साल ही दुकान बंद हो चुकी थी। ये जो ऊपर वाला एरो है, तो इसको ना मेरा मशवरा पता है क्या है, ये जो बुलेट्स है ना, थोड़ा सा ना बच्चों को मैं अपना पास तजर्बा शेयर कर रहा हूं। बच्चों को कई दफा इंग्लिश याद करने में ना मसला होता है, तो मेरा मशवरा है याद करने के लिए ना आप इन दोनों को अलग याद कर लीजिएगा। ये देखो, ये ब्रेड का ऊपर वाला पीस है, इधर वाला, ये डेड लाइन नीचे वाला पीस है ब्रेड का। ये जो कबाब को मैंने सर्कल लगाया ना, कबाब को आप अलग से याद कर लेना। ऊपर नीचे से कई दफा बच्चे मिक्स करके पढ़ते हैं, तो बच्चे ये कहते हैं सर हमें याद नहीं हो रहा, तो इसलिए पहले आप ऐसा करो, सर्कल के अलावा वाला पढ़ो। इफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम ceases टू एग्जिस्ट, इधर का लफ्ज छोड़ दो अब, ceases टू एग्जिस्ट, देन एनी सब्सिक्वेंट बेनिफिट शैल बी टैक्सेबल इन द नॉर्मल वे। फिर मैंने याद करने के लिए क्या सजेशन दी है कि दरमियान वाली लाइन जो है वो आप याद कर लो, वो बड़ी आसान सी है। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ईयर और ड्यूरिंग द ईयर, पिछले साल हो सकता है दुकान बंद होगी और पैसे इस साल मिले हो, या इसी साल दुकान बंद होगी और इसी साल पैसे मिले हो। तो इन दोनों अल्फाज को ना अलग से याद कर लेना, लेकिन लिखना दरमियान में ही है। कॉन्सेप्ट आसान है, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया ना। दुकान इस साल बंद हुई, इसी साल पैसे आ गए, दुकान इस साल बंद हुई, अगले साल पैसे आ गए। अच्छा जी, रूल्स टू प्रिवेंट डबल डेरिवेशन एंड डबल डिडक्शन। डबल डेरिवेशन की भी इजाजत नहीं है, डबल डिडक्शन की भी इजाजत नहीं है। इसके लिए एग्जांपल करते हैं, एक बिल्कुल नई एग्जांपल, इसके पीछे वाले एग्जांपल से कोई ताल्लुक नहीं है। 2018 और 2019, ठीक है। 18 में एंट्री आपने की डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, 19 में डेटर पैसे दे गया, इंट्रो पड़ी हुई है, क्या एंट्री होगी 19 में डेटर पैसे दे गया? कैश डेबिट सेल क्रेडिट 10 रुपए से। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं? ये सेल 2 दफा रिकॉर्ड, ये वही वाला डेटर पैसे देके गया, वही वाला डेटर पैसे देके गया। मेरी जनरल एंट्री में गलती निकालो। ये 2018 का साल है, मैं दरमियान में ना लाइन लगा देता हूं आपको ग्रीन। ये 2018 का साल है या 19 का साल है? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, बताओ गलती क्या हुई है? हाँ, 2019 में कैश डेबिट डेटर क्रेडिट होना चाहिए, वरना ये तो डबल रिकॉर्ड हो जाएगी। अभी हम जो सेक्शन पढ़ने लगे हैं, असल में ना क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करना और डेटर से पैसे आना, ये अकाउंटेंट्स को बड़ी आसानी से समझ आ जाता है कि कैश डेबिट होगा और डेटर क्रेडिट होगा। लेकिन जो नॉन अकाउंटेंट्स थे ना, नॉन अकाउंटेंट जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी नहीं होती थी, वो गलती कई दफा कर सकते हैं कि जब चीजें बेची तब भी सेल रिकॉर्ड कर ली, जब पैसे आए तब भी सेल रिकॉर्ड कर ली। ये अकाउंटेंट्स गलती नहीं कर सकते। तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है कि एक दफा जब चीज सेल में डाल दी तो फिर सेल में नहीं डालना, डेटर कम करने हैं। लेकिन लॉ नॉन अकाउंटेंट्स के लिए भी बना होता है, ये लॉयर्स वगैरह, इनके लिए भी लॉ बना होता है। तो इनको ना थोड़ा जरा रिमाइंड कराया जा रहा है, यार किसी सूरत में ना सेल 2 दफा रिकॉर्ड ना कर लेना। मैंने आपको समझा दिया सेल गलती से क्यों 2 दफा रिकॉर्ड हो जाती है। कई कुछ लोग गलती से चीजें बेचने पे भी सेल रिकॉर्ड कर देते हैं, और जब अगला बंदा पैसे लेके आए फिर दोबारा सेल रिकॉर्ड कर देते हैं। तो इसकी इजाजत नहीं है। अब मेरे ख्याल से सही हो गया सब, मैंने सेल काट दिया। अगर मैं सेल ना काटता तो ये डबल डेरिवेशन हो जाती, डबल इनकम रिकॉर्ड हो जाती। अब पढ़ो,
इफ एनी इनकम is taxed on receivable base। बताओ, डेटर को क्या कहते हैं? रिसीवेबल। टैक्स्ड का मतलब है सेल प्रॉफिट एंड लॉस में गई होगी, इनकम बड़ी होगी, टैक्स बड़ा होगा। अब जरा पढ़ना, इफ एनी इनकम, इनकम से हमारा सेल, इज टैक्स्ड, इस पे टैक्स लग गया है, ऑन रिसीवेबल बेस, it shall not become taxable again on receipt base। it shall not be taxable again, दोबारा इस पे टैक्स नहीं लगाना, on receipt base, जब मिल जाए तो मिलने पे दोबारा टैक्स नहीं लगाना। ठीक है, चलो जी नोट कर लो। भैया अपने कार्ड देने जाने हैं वापस? कर लिया? ऊपर लिख लिया सेक्शन 73। इफ एनी इनकम इज टैक्सेबल, टैक्स लग जाता है ना, आपको पता है सेल प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है और उस प्रॉफिट में हमें हुकूमत को टैक्स देना पड़ता है। इफ एनी सेल इज टैक्सेबल ऑन रिसीवेबल बेस, इट विल नॉट बी टैक्सेबल अगेन व्हेन रिसीव्ड, देखो कैश मिल रहा है, when received and vice versa। Similarly, vice versa को छोड़े में, ठीक है। And likewise, इसी तरह, if any expenditure is deductible on payable base, it shall not become deducted when it is paid। इसी तरह खर्चे हैं, खर्चे अगर आपने पेएबल में डाल दिए तो जब पे करेंगे तो दोबारा आपने इसको रिकॉर्ड नहीं करना। चलो ये मैं कल बता दूंगा। ठीक है जी, खत्म करें। अस्सलाम वालेकुम।